1733-35 तक स्टीफन ग्रे और डुफे के प्रयोगों के बाद हमें ये पता तो चल गया था कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कराया जा सकता है, बहाया जा सकता है। और इलेक्ट्रिसिटी भी दो प्रकार की होती है। इसके बाद अब अगली कोशिश जो थी वैज्ञानिकों की, वो ये थी कि इलेक्ट्रिसिटी को किस प्रकार स्टोर किया जा सके। वो सोचते थे कि क्या हो कि हम इस इलेक्ट्रिसिटी को स्टोर करके रख सकें और जब ज़रूरत हो तब हम इसका इस्तेमाल कर सकें। तो इसके लिए जो है वो कोशिशें की जा रही थी। तो सबसे पहले जो है 1745 में एक वॉन क्लेइस्ट नाम के वैज्ञानिक थे। उन्होंने इसमें सफलता पाई। इन्होंने एक उपकरण का आविष्कार किया था जो लेडन जार के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इनके कुछ समय बाद पीटर वैन मुसेनब्रुक इन्होंने भी जो है इसी तरह के एक उपकरण का आविष्कार किया था। ये हॉलैंड के लेडन शहर में रहते थे। नीदरलैंड को पहले हॉलैंड कहा जाता था। इसी शहर के नाम पे इसका नाम लेडन जार पड़ा। तो ये इसका चित्र है। इन्होंने सोचा कि अगर इलेक्ट्रिसिटी एक फ्लूइड है तो इस फ्लूइड को हम स्टोर कर सकते हैं। जैसे हम किसी दूसरे फ्लूइड को, जैसे पानी को स्टोर कर सकते हैं, वैसे ही। तो उन्होंने इसे कैसे बनाया था? उन्होंने क्या किया, एक कांच की बोतल ली और उसे पानी से भर दिया। फिर उन्होंने बोतल के मुंह में एक लोहे की कील लगाई और इसका जो नीचे का हिस्सा था, कील के नीचे का हिस्सा, वो पानी को छू रहा था। फिर उन्होंने एक घर्षण मशीन का उपयोग करके उस कील के माध्यम से बोतल को बिजली से चार्ज किया। ये वो मशीन है। तो इसमें जैसे ये मशीन तुम देख रहे हो, इसमें ये जो गोला है, गोले के ऊपर एक व्यक्ति जो है हाथ रखता था। गोले को बहुत तेज घुमाया जाता था। हाथ के घर्षण से आवेश पैदा होता था और वो आवेश इस गोले से अटैच एक रॉड के माध्यम से दूसरे सिरे पे, रॉड के दूसरे सिरे पर जो लेडन जार रखा हुआ है, उस लेडन जार में रखे फ्लूइड के अंदर वो जमा हो जाता था। ये रॉड जो होती थी वो मेटल की होती थी। जब क्लिस्ट ने एक हाथ से बोतल को पकड़ा और दूसरे हाथ से कील को छुआ तो उन्हें एक बहुत ही भयानक बिजली का झटका लगा। और अच्छे से समझाने के लिए यहाँ पे मुसेनब्रुक का प्रयोग भी दिया हुआ है। तो अब लेडन जार की संरचना को देखते हैं। इसमें एक कांच की बोतल होती थी जो कि इंसुलेटर का काम करती थी। पहले इसमें सिर्फ पानी भरा जाता था और उसी पानी में आवेश को संरक्षित किया जाता था। लेकिन बाद में बोतल के अंदर और बाहर एल्यूमिनियम या टिन की पत्ती चिपकाई जाने लगी। बोतल के ढक्कन के ऊपर जो कील या धातु की छड़ लगी रहती थी, वो अंदर वाली एल्यूमिनियम की परत से अटैच रहती थी। बाहर वाली परत को ये नहीं छूती थी। अब ये कैसे काम करता था, इसे एक बार फिर देखते हैं। तो जब फ्रिक्शन मशीन से आवेश पैदा होता था तो ये आवेश लेडन जार के ऊपर जो छड़ रखी रहती थी, धातु की छड़, उससे होता हुआ अंदर वाली सतह पे जमा हो जाता था। अंदर वाली सतह यानी कि जो धातु की होती थी। अब ये चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, कुछ भी हो सकता है। अगर अंदर पॉजिटिव चार्ज है तो वो बाहर वाली परत के नेगेटिव चार्ज को अपनी ओर खींचता है और बाहर के पॉजिटिव चार्ज को धक्का देता है। यदि बाहर वाली परत अर्थ से जुड़ी हो तो अतिरिक्त चार्ज जमीन में चला जाता है और बोतल के अंदर बाहर की परतों पर भारी मात्रा में विपरीत चार्ज जमा हो जाता है। विपरीत चार्ज एक दूसरे को आकर्षित करते हैं लेकिन कांच इनको मिलने नहीं देता,
इस खिंचाव की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड के रूप में ऊर्जा जमा हो जाती है। अब जैसे ही कोई आदमी जार के बाहर वाले हिस्से और ऊपर की छड़ को एक साथ छूता है तो सारा जमा हुआ चार्ज एक झटके में उस माध्यम से प्रभावित हो जाता है। यही वह स्पार्क या झटका है जो उस व्यक्ति को लगता है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जब व्यक्ति जार के बाहर हाथ लगाता है और दूसरा हाथ वो जार के ऊपर ढक्कन पे जो धातु की छड़ है उस पे लगाता है, तो इससे एक क्लोज्ड इलेक्ट्रिक सर्किट बनता है। यानी कि लेडेन जार के अंदर वाली परत पर बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज जमा हो रखा होता है और बाहर वाली परत पे नेगेटिव चार्ज जमा हो रखा होता है। अब ये दोनों एक दूसरे को अपनी ओर खींचना चाहते हैं, लेकिन बीच में क्या होती है, कांच की एक दीवार होती है जो उन्हें मिलने नहीं देती। इसे हम हाई वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। अब शरीर क्या होता है, एक कंडक्टर है, ये विद्युत का अच्छा सुचालक है। जब हम क्या करते हैं, एक हाथ से जार के बाहरी परत को छूते हैं और दूसरे हाथ से ऊपर की छड़ जो कि अंदर की परत से जुड़ी हुई होती है उसको छूते हैं, तो हमारी बॉडी दोनों विपरीत चार्जेस के बीच एक ब्रिज का काम करती है, जिससे इलेक्ट्रॉन का फ्लो धातु के अंदर वाली सतह से यानी ऊपर से हमारी बॉडी से होता हुआ लेडेन जार की बाहरी सतह पर आ जाता है। चार्ज जब हमारे शरीर से तेजी से बहता है तो हमारे शरीर की मांसपेशियां बहुत तेजी से सिकुड़ती हैं, जिससे हमें बिजली का झटका लगता है। सामान्यतः लेडेन जार की भीतरी सतह नकारात्मक आवेश वाली होती है और बाहरी सतह धनात्मक आवेश वाली होती है। जब हम लेडेन जार की भीतरी सतह को नेगेटिवली चार्ज करते हैं तो ये बाहर की सतह के इलेक्ट्रॉन्स को प्रतिकर्षित करती है। ये इलेक्ट्रॉन्स बाहरी सतह से एक तार को धरती से जोड़ा जाता है और ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये धरती में चले जाते हैं और बाहरी सतह पर पॉजिटिवली चार्ज आ जाता है। अगर हमने रबड़ या प्लास्टिक के जूते पहने हैं और हम लेडेन जार के सिर्फ ऊपर के नोक को छूते हैं तो करंट को हमारे शरीर से होकर बाहर जमीन में जाने का रास्ता नहीं मिलेगा। इस स्थिति में हमको करंट का शॉक नहीं लगेगा। लेकिन अगर वोल्टेज ज़्यादा है तो बिजली जूतों के जरिए भी जमीन में जाने की कोशिश कर सकती है, जिससे हल्का स्टैटिक शॉक लग सकता है। अगर हम सिर्फ बाहरी सतह को छूते हैं और हमने जूते पहने हैं तो भी हमें विद्युत का झटका नहीं लगेगा, क्योंकि बाहरी सतह पहले से ही जमीन से जुड़ी हुई होती है या न्यूट्रल होती है। हाँ, जब हम बाहरी सतह और ऊपर की नोक दोनों को एक साथ छू लेते हैं तो जूते पहनने का फिर कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि इस स्थिति में क्या होगा कि बिजली को जमीन तक जाने की जरूरत नहीं पड़ती। बिजली सीधे नोब से आपके एक हाथ से घुसेगी और शरीर से होते हुए दूसरे हाथ से निकलकर बाहरी सतह पर पहुंच जाएगी। इसे इलेक्ट्रिक शॉक कहते हैं और इसमें बिजली हमारे दिल से होते हुए जाती है, जो कि बहुत खतरनाक हो सकता है। ये आवेश दूसरे तरीके से भी डिस्चार्ज हो सकता है। अगर हम एक धातु के तार का एक सिरा बाहरी परत पर रखें और दूसरा सिरा ऊपर की छड़ के पास लाएं तो छूने से पहले ही एक नीली चिंगारी यानी कि स्पार्क और चट की आवाज़ सुनाई देती है। यहाँ पे क्या होता है कि धातु के तार और लेडेन जार के छड़ के सिरे के बीच में बहुत कम दूरी होती है और यहाँ पे जो हवा होती है वो कंडक्टिव हो जाती है। हवा के माध्यम से सर्किट पूरा हो जाता है। अब इसमें कुछ सवाल आते हैं, जैसे कि लेडेन जार कांच का क्यों बना होता है। तो लेडेन जार कांच का इसलिए बना होता है क्योंकि ये एक कुचालक होता है। दूसरी चीज़, इसमें डाई इलेक्ट्रिक का गुण होता है, यानी कि
ये अंदर के पॉजिटिव चार्ज और बाहर के नेगेटिव चार्ज को एक दूसरे के करीब तो आने देता है खिंचाव की वजह से, लेकिन उन्हें आपस में मिलकर खत्म यानी न्यूट्रलाइज होने नहीं देता। धातु का बर्तन ये काम नहीं कर सकता था क्योंकि धातु के इलेक्ट्रॉन तुरंत हिलने डुलने लगते हैं और दोनों चार्ज आपस में मिलकर खत्म हो जाते हैं। यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि शुरुआत में मुसेन ब्रोक ने ये सोचा था कि बिजली पानी में जमा होती है, इसलिए उन्होंने बोतल में पानी भरा था। बाद में बेंजामिन फ्रैंकलिन ने साबित किया कि बिजली असल में पानी में नहीं बल्कि कांच की सतह पर जमा होती है। अब हम देखते हैं कि लेडेन जार के आविष्कार से हमें क्या मिला। तो ये लेडेन जार दुनिया का पहला कैपेसिटर था, एक तरह से आज के कैपेसिटर का शुरुआती रूप। तो कैपेसिटर क्या होता है इसे हम अभी समझते हैं, उससे पहले बाकी के 2 पॉइंट्स को हम देखते हैं। तो दूसरा इसमें पॉइंट है पोर्टेबल बिजली। इससे पहले बिजली केवल रगड़ने के तुरंत बाद ही इस्तेमाल की जा सकती थी। लेडेन जार बनने के बाद बिजली जो हम प्रोड्यूस करते थे उसको स्टोर करके एक जगह से दूसरी जगह ले जाना संभव हो गया। लेडेन जार के बनने से हमें यह भी पता चला कि बिजली शरीर के माध्यम से बहुत तेजी से प्रभावित हो सकती है, जिससे आगे चल के सर्किट और करंट की समझ विकसित हुई। अब क्या लेडेन जार कोई सेल था? तो इसका जवाब है नहीं, लेडेन जार एक सेल नहीं है बल्कि वो एक प्रकार का कैपेसिटर है। दोनों में फ़र्क समझते हैं। लेडेन जार जो होता है उसे बाहर से चार्ज करना पड़ता है, यानी कि किसी रगड़ वाली मशीन से, जबकि सेल होता है ये खुद बिजली पैदा करता है रासायनिक क्रिया द्वारा। लेडेन जार बिजली को जमा करता है और सेल बिजली बनाता है। ये सारी बिजली को एक ही झटके में बाहर निकाल देता है, जबकि सेल धीरे धीरे और लगातार बिजली देता है। सेल के अंदर रासायनिक अभिक्रिया होती है जिससे इलेक्ट्रॉन लगातार पैदा होते हैं। लेडेन जार के अंदर कोई रसायन नहीं होता, यह सिर्फ 2 धातुओं के बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाकर चार्ज को रोक सकता है। इसे हम एक बाल्टी की तरह समझ सकते हैं जिसमें हम बाहर से बिजली भरते हैं और फिर एक साथ उड़ेल देते हैं। अब कैपेसिटर के बारे में मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। कैपेसिटर क्या होता है? ये बिजली का एक ऐसा डिब्बा या बाल्टी है जो इलेक्ट्रिक चार्ज को अपने अंदर जमा करता है और ज़रूरत पड़ने पर उसे बहुत तेज़ी से छोड़ देता है। जैसे कि इसे आजकल के जो कैपेसिटर हैं इसे लेडेन जार का आधुनिक रूप मान सकते हैं। तो इसका काम है ऊर्जा का संचय करना। कैपेसिटर बिजली को इलेक्ट्रिक फील्ड के रूप में जमा करता है। बैटरी और इसमें अंतर क्या होता है? बैटरी रासायनिक प्रक्रिया से धीरे धीरे बिजली देती है, जबकि कैपेसिटर पलक झपकते ही अपनी सारी ऊर्जा छोड़ सकता है। अब इसका उपयोग कैसा है, इसको उदाहरण से हम समझते हैं। जैसे कैमरे का फ्लैश होता है, बैटरी इतनी ताकतवर नहीं होती कि वो फ्लैश के लिए ज़रूरी बहुत तेज़ रोशनी एक साथ पैदा कर सके, इसलिए कैपेसिटर पहले बैटरी से धीरे धीरे चार्ज होता है और फिर बटन दबाते ही सारा चार्ज एक साथ फ्लैश के रूप में छोड़ देता है। अब दूसरा देखते हैं, दूसरा उदाहरण, पंखे या मोटर को धक्का देना। जैसे कि छत के पंखे जो होते हैं उनमें एक सफ़ेद रंग का छोटा सा सिलेंडर लगा होता है ना, जिसे हम अक्सर कंडेंसर कहते हैं। तो इसका क्या काम है? पंखे को शुरू करने के लिए बहुत ज़्यादा शुरुआती ताकत की ज़रूरत होती है, यानी कि टॉर्क की ज़रूरत होती है। कैपेसिटर एक जोर का बिजली का झटका देता है जिससे पंखा घूमना शुरू कर देता है। अगर यह ख़राब हो जाए तो पंखा धीरे चलता है या बिल्कुल नहीं चलता। इसके अलावा कैपेसिटर का और क्या काम होता है? बिजली को छानने का काम भी ये करता है, बिजली की सफाई करता है। ये डायरेक्ट करंट को ब्लॉक कर देता है और अल्टरनेटिव करंट को पास होने देता है। सप्लाई को स्मूथ बनाता है। ये वोल्टेज में होने वाले उतार चढ़ाव
यानी जो फ्लक्चुएशन होते हैं उनको सोख लेता है। अगर वोल्टेज अचानक बढ़ जाए तो कैपेसिटर उसे सोख लेता है, और अगर घट जाए तो अपनी जमा बिजली देकर उसे बराबर रखता है। कैपेसिटर की जो बनावट होती है इसमें उसमें बेसिकली 3 चीज़ें होती हैं। 2 धातु की प्लेट्स जो चार्ज को पकड़ती हैं, और एक डाई इलेक्ट्रिक या दोनों प्लेटों के बीच में लगा एक इंसुलेटर जैसे कागज, प्लास्टिक या हवा होता है, जो चार्ज को आपस में टकराने से रोकता है। तो इस तरह हमने ये जाना कि किस तरह हमने बिजली को स्टोर किया। अब इसके बाद हम बेंजामिन फ्रैंकलिन और उनके फेमस काइट एक्सपेरिमेंट के बारे में समझेंगे, और इलेक्ट्रिसिटी के फील्ड में उनका क्या योगदान रहा उसको भी हम समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में, यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम के 6th पार्ट में।